मसीही का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। दिन की सबसे जरूरी, सबसे बड़ी खबरों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबरों का विश्लेषण अंशुमान जी के साथ करें, उनका विश्लेषण सुने उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं, किन खबरों को आज हमने चुना है। शुरुआत होगी आपकी थाली से जुड़ी आज कई एक खबरें हैं। मसलन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य नहीं होगा पूरा। क्यों नहीं होगा पूरा, क्या इसका असर होगा, ये जानेंगे। मसालों में अचानक क्यों फट पड़ी महंगाई, जीरा महंगा, हल्दी महंगी, क्या वजह, ये जानेंगे। चावल पे भी खबर होगी, खबर सेब पर भी होगी। बैंकों में बदले लॉकर के नियम, क्या नियम बदले, ये जानेंगे। आयुष्मान योजना का बढ़ेगा दायरा, कौन और शामिल होगा, क्या तैयारी है, इसका जायजा लेंगे। जोमेटो से छोटी हो गई स्विगी के वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट आई है, क्यों आई है, क्या इसका असर होगा, ये सब जानेंगे। और क्या रद्द हो जाएगा गो फर्स्ट का लाइसेंस। जी हां, नौबत यहां तक आ गई है कि अब किसी भी वक्त गो फर्स्ट का लाइसेंस रद्द होने की भी बात हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है यहां पर, यह भी जानेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। फिलहाल शुरुआत गेहूं से। गेहूं किसानों को निजी व्यापारियों की तरफ से गेहूं का ज्यादा भाव मिलने की वजह से इस बार यह आशंका जताई जा रही है कि सरकारी एजेंसियों का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सरकारी एजेंसियों ने करीब 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसके अब पूरा होने की संभावना नहीं है। गेहूं का जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया था वो 2125 रुपए था, जबकि दिल्ली जैसी मंडी में जो सेकेंडरी मंडी है वहां पर भाव 2350 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 150 से 200 रुपए अगर व्यापारी को एफसीआई के कांटे से ज़्यादा बाजार में मिलेंगे तो वो एफसीआई के कांटे पर क्यों आएगा। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के चेयरमैन अशोक मीणा के मुताबिक सरकार की कुल खरीद 260 लाख टन पर ही सीमित रह सकती है। 341 लाख टन का टारगेट है, 260 लाख टन पर रह सकती है। 7 मई तक 246.5 लाख टन की गेहूं खरीद हो भी गई है। सर, गेहूं की खरीद पूरी ना होने का खतरा क्यों लग रहा है? शुभम, निजी ग्राहकों ने और निजी मिलर्स ने बाज़ार में एफसीआई को तगड़ी चुनौती दी है। इस बार पहली बार ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि बाज़ार में एफसीआई को अपने गेहूं की खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कत आएगी। 3 मंडियों से महत्वपूर्ण खबर है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहां गेहूं की कीमतें समर्थन मूल्य से ऊपर हैं और किसानों को तुरंत भुगतान हो रहा है और इसलिए एफसीआई के लक्ष्य में कमी आ रही है, लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश ने तो अपने यहाँ गेहूं के मूवमेंट को लेकर, उसके साथ चने और सरसों के मूवमेंट को लेकर कुछ सख्ती भी की है ताकि निजी ग्राहकों तक या निजी मिलर्स के पास गेहूं ना पहुँचे और एफसीआई के पास गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा हो सके। अब एफसीआई की तरफ से इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके की प्रतिस्पर्धा बाजार में रहती है तो शायद एफसीआई को इस बार अनाज खरीद का लक्ष्य नहीं मिलेगा। पिछली बार भी अनाज खरीद के खासतौर से रबी मौसम में गेहूं की खरीद के लक्ष्य में चुनौतियां आई थी। अब बात मसालों की महंगाई सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है। जीरे का भाव पहले ही आसमान पर है और अब खबर हल्दी की भी है कि वहां भी उछाल देखने को मिल रहा है कीमतों में। देश की प्रमुख हल्दी मंडी तेलंगाना के निजामाबाद में बीते 1 महीने के दौरान हल्दी का भाव 4 से 5% बढ़ गया है। महीने भर पहले निजामाबाद मंडी में हल्दी का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 5250 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। जीरे की बात करें तो उसकी कीमतें भी जोरदार तेजी दिखा रही हैं। सोमवार को गुजरात की पाटन मंडी में भाव 50,000 रुपये प्रति क्विंटल का दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में भाव 45,500 रुपये रहा। सर, मसालों की महंगाई अचानक क्यों फट पड़ी? पिछला पूरा साल अगर आप देखें शुभम, पिछले पूरे साल हमने भारत में मसालों की महंगाई लगातार देखी है। जो खुदरा मूल्य सूचकांक है या जो रिटेल इन्फ्लेशन का सूचकांक है, उसमें मसालों की महंगाई दर 12% से ऊपर रही थी, दहाई के अंकों में लगातार बनी हुई थी। अब 2 बड़े महत्वपूर्ण मसालों की महंगाई का असर हमें दिखाई दे रहा है। पहला हल्दी है, क्योंकि बेमौसम बारिश हुई है तो हल्दी की फसल भी खराब हुई है और प्रमुख मंडियों में जो हल्दी का स्टॉक है वो भी भीग गया है। इसलिए हल्दी की मांग तो बाजार में मौजूद है, पर इस बार आपूर्ति कमजोर होने के कारण हल्दी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई और ये तेजी आने वाले समय में जारी रह सकती है। जीरे की कीमतों में 2 बड़ी वजह हैं। एक तो जीरे मौसम के कारण, बरसात के कारण जीरे की फसल खराब हुई है और दूसरा चीन से आयात की मांग भी ज़्यादा है। इन दोनों वजहों से जीरा भी लगातार महंगा है। यानी भारतीय मसालों की पूरी टोकरी में 2 बेहद महत्वपूर्ण मसाले ऐसे हैं जो इस पूरे साल मौसम के असर से महंगे रह सकते हैं। अनाज की बात हो गई, मसालों की बात हो गई, एक अनाज की बात और करेंगे, चावल की बात और करेंगे, लेकिन उससे पहले फलों पर चलते हैं। हुआ क्या, कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने यह कहा कि अब आयात को लेकर सख्ती होगी सेब की। सेब का आयात अब सख्त हो जाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। क्या सख्ती हुई सर, क्यों सख्ती हुई सर?
केंद्र सरकार ने भारत में सेब के आयात पर सख्ती की है। इसे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक हैं उनको संरक्षण देने की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो शर्त रखी गई उस हिसाब से 50 रुपए पर केजी से कम कीमत का सस्ता सेब आयात नहीं हो सकेगा। भारत में सेब की बड़ी क्वांटिटी, काफ़ी बड़ी मात्रा दुनिया से आती थी भारतीय बाज़ारों में, लेकिन अब भारतीय उत्पादकों को या भारतीय किसानों के समर्थन के लिए सरकार ने 50 रुपये से सस्ते गेहूँ तेल सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल भूटान एक ऐसा देश है जिसे इस प्रतिबंध से छूट दी गई, यानी भूटान से सस्ता सेब भारत मंगाया जा सकेगा। और अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार ने सेब के आयात पर इस तरीके का एक मूल्य प्रतिबंध लगाया है जिससे कि भारतीय सेब को बाजार मिल सके। भारत में जो एप्पल का इंपोर्ट है वो 2023 में अप्रैल फरवरी के दौरान करीब $260 मिलियन के आसपास था। और ख़ासतौर पर ये सस्ता और मीडियम प्राइस का सेब टर्की, इटली, ईरान और चिली से भारत में आता है और अब इस आयात में कमी आएगी। अब बात करते हैं चावल की। पिछले साल दुनिया भर में बढ़ी अनाज की महंगाई और इस साल अल नीनो की आशंका को देखते हुए दुनिया के बड़े चावल उत्पादक देश अपने यहाँ चावल का स्टॉक करने को तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे देशों से आयात भी बढ़ा रहे हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के कई व्यापारियों ने भारत से चावल खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। इधर देश में जिन जगहों पर खरीफ फसलों की शुरुआती बुआई शुरू हो चुकी है वहां चावल और तिलहन की खेती पिछले साल के मुकाबले 7% पिछड़ी हुई है। एक तरफ खेती पिछड़ी हुई है, दूसरी तरफ विदेश से ऑर्डर मिल रहे हैं चावल के। तो चावल के मोर्चे पर क्या चुनौती बनती दिख रही है? चावल के मोर्चे पर लगभग गेहूं जैसी स्थिति है। अगर आप भारत में चावल के भंडार को, अनाज के भंडार को देखें तो उसमें कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल सरकार ने कोशिश की थी कि चावल की कीमतों में दबाव को रोकने के लिए जो टूटे हुए चावल है उसका निर्यात सीमित किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। पूर्ण रूप से चावल का निर्यात नहीं रोका गया था, लेकिन इस साल जो परिस्थिति दिख रही है एल नीनो के कारण, एल नीनो की संभावना के कारण थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों में भी चावल की खेती पर असर पड़ेगा, जैसा कि खरीफ की फसल पर भारत में असर पड़ने की संभावना है। और चावल चूँकि मुख्य खाद्य उत्पाद है साउथ ईस्ट एशिया के देशों का, तो उन्होंने भारत से चावल के आयात के बड़े ऑर्डर लगाए हैं। और हालांकि हर ऑर्डर में कीमत बढ़ रही है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय बाजार से चावल का बड़े पैमाने पर आयात बढ़ रहा है। इधर भारतीय व्यवस्था चावल की इकोनॉमी में काफ़ी उथल पुथल पिछले साल से दिखाई दे रही। ऐसी स्थिति में इस अनाज भंडार कम होने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग होने के बाद सरकार के सामने विकल्प सीमित हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन चावल के निर्यात को लेकर, चावल के निर्यात पर प्रतिबंध है, चावल के निर्यात को सीमित करने की कोशिशें हमारे सामने आने वाले समय में आ सकती हैं, क्योंकि रबी के दौरान गेहूं की खरीद का हाल हमने अभी आपको तत्काल बताया है कि सरकार के अनाज भंडार के में पर्याप्त गेहूं पहुंच पाएगा, इस पर संदेह होने लगा है। अब अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है तो ये खबर बड़े ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके पास बैंक से मैसेज आए, हो सकता है आपके पास बैंक से फ़ोन आए और ये कहा जाए कि अगर लॉकर चलाना चाहते हैं तो एक नए टर्म्स एंड कंडीशन के डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए। जी हाँ, सरकार की तरफ से लॉकर को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए और लॉकर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नए दिशा निर्देशों पर अपनी सहमति देनी होगी। सर, ये नए दिशा निर्देश क्या हैं और क्यों लाई सरकार? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक के कहने पर बैंकों और लॉकर धारकों के बीच में एक नए समझौते का प्रावधान किया है, जो समझौता सबको करना होगा। इस तरीके के मैसेज जिनके पास लॉकर है उनके फ़ोन पर आना शुरू हो गए हैं। भले ही, और ये शर्त ये कि भले ही आपने इससे पहले कोई लॉकर का अनुबंध अपना रिन्यू करा रखा हो, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत इसमें बदलाव करना होगा। बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों को और सरकार को, खासतौर से रिजर्व बैंक को और बाकी जगह यह पता चला कि लोगों ने लॉकर में कई सारे ऐसे सामान भी रखे हैं जो जिनकी अनुमति नहीं है। ज्वेलरी के अलावा उसमें हथियार और बाकी तरीके के कागजात और कैश भी रखने की घटनाएं सामने आई थी। और उसके बाद रिजर्व बैंक को लॉकर के पूरे नियमों में बड़ा बदलाव करना पड़ा। और अब जो नया डॉक्यूमेंट साइन होगा एक लॉकर धारक के बीच या ग्राहक और बैंक के बीच, उसमें उसे ग्राहक को ये डिक्लेयर करना होगा कि वो ज्वेलरी के अलावा कोई और चीज़ इस लॉकर में नहीं रखेगा, इसमें जमा नहीं किया जाएगा। और इसलिए लॉकर्स का पूरा स्ट्रक्चर, लॉकर के समझौतों का पूरी व्यवस्था बदल रही है। दोनों तरीके से, चाहे वो लॉकर मैनुअली ताले और चाबी से ऑपरेट होता हो या वो पासवर्ड से ऑपरेट होता हो, दोनों तरीके के लॉकर्स में बैंकों को एक निर्धारित सीमा के तहत, समय सीमा के तहत अपने ग्राहकों के साथ नए अनुबंध करने होंगे। सर, बैंक इसकी समय सीमा भी थोड़े समय के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन यदि आपका लॉकर है बैंक में और आपने अपना पुराना एग्रीमेंट रिन्यू कराया है तो फिर भी अपने बैंक से संपर्क करिए, क्योंकि निर्धारित सीमा के बाद फिर आपको अपने लॉकर का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बैंक के साथ जाकर तुरंत नए लॉकर से अनुबंध पर दस्तखत करिए।
चलिए अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना का दायरा केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। 10 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है। नीति आयोग इस पर काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो देश की आबादी का अधिकतर हिस्सा आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ जाएगा। अभी तक आयुष्मान भारत योजना के दायरे में देश के करीब 10 करोड़ 70 लाख परिवार आते हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का बीमा अपना इलाज करा सकते हैं इस बीमा से। सरकार ने योजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया था और अभी तक 4.2 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार अब तक इस पर 48,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। सर, क्या तैयारी है? पिछले 2 साल से आयुष्मान भारत को बढ़ाने और बदलने की बातचीत चल रही। कोविड के दौरान से ही बात शुरू हुई थी, जब सरकार को पता चला कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के को अफोर्ड करने की उनकी क्षमता और उनकी कीमत उठाने की क्षमता कम है लोगों में। हालांकि अभी तक प्रस्ताव तैयार नहीं है, पर इस बात की संभावना है कि सरकार शायद चुनाव को देखते हुए इस योजना में एक बड़ा विस्तार करेगी और इसमें जो मध्यम आय वर्ग वाले लोग, जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिनके पास किसी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी तैयारियाँ, इसका प्रस्ताव पिछले बजट में भी एक्सपेक्टेड था, संभावना थी कि पिछले बजट में भी आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर नीति आयोग ने जो मौजूदा तैयारियों के संकेत दिए हैं, उस हिसाब से जो बाकी बीमा कंपनियां और बीमा का पूरा जो ढांचा है उससे बातचीत करनी शुरू की गई है। इसके साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी दी जाती, उन्हें भी इसके दायरे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आयुष्मान योजना का एक काफ़ी बड़ा विस्तार होगा, जिसमें काफ़ी लोगों का इसका कवर मिलेगा। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण कैविएट्स हैं, 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एक तो ये कि आयुष्मान योजना का पहला चरण अभी लागू हो पा रहा है, पूरी तरह से राज्य सरकारों को सहमत करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बीमा कंपनियों की भागीदारी है। इतने बड़े दायरे में आयुष्मान योजना के विस्तार के बाद बीमा कंपनियों को नए सिरे से जो इसे कवरेज देंगी और राज्य सरकारों को अपने हॉस्पिटल नेटवर्क को, प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा और इसलिए इसके विस्तार को में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां भी सामने आएंगी। लेकिन चुनाव से पहले हो सकता है आयुष्मान भारत का एक नया संस्करण हमारे सामने आए। देश में एक काउंसिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कल इसकी बैठक हुई। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। जो भी वित्त मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा। इस काउंसिल की बैठक में 2 बड़ी बातें कही गई। पहली बड़ी बात ये कही गई कि देश में अगर कोई आर्थिक संकट आता है, कोई वित्तीय संकट आता है, तो इसकी जिम्मेदारी नियामकों की साझी रूप से है, सभी की कंबाइंड जिम्मेदारी है और ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है अगर कोई संकट आता है उसके लिए। और दूसरी बात ये कही गई कि बैंकों में जो पड़ा अनक्लेम्ड पैसा है, उस पैसे को देने के लिए कोई ड्राइव चलाइए, कोई मूवमेंट चलाइए, कोई अभियान चलाइए और उनको पहले दीजिए जिनके नॉमिनी क्लियर है, उनको इस बात का पता नहीं है कि उनका कुछ पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका कोई पैसा ऐसा है जिसको आपको नहीं है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पास किसी बैंक का फ़ोन या मैसेज आए। लेकिन सर, पहले जानना ये चाहेंगे आपसे कि ये काउंसिल करती क्या है और वित्त मंत्री ने जो बयान दिया वो किस संकट की रोशनी में दिया? ये जो काउंसिल है, जिसको हम FSDC कहते हैं, इसमें भारत के जितने भी वित्तीय नियामक हैं वो सब एक साथ शामिल होते हैं। इसमें RBI भी होता है, इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इसमें PFRD भी, पेंशन फंड रेगुलेटर भी है, इसमें SEBI भी है। जितने भी प्रमुख वित्तीय नियामक हैं वो एक साथ बैठते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2-3 प्रमुख घटनाक्रमों के संदर्भ में इसकी बैठक महत्वपूर्ण थी और उससे निकलने वाले संकेत महत्वपूर्ण थे। सिलिकॉन वैली बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग संकट, अमेरिका में बैंकिंग संकट उभरने के बाद सरकार ने पहली बैठक की थी इस काउंसिल की और इस काउंसिल को एक ढांचा बनाने के लिए कहा गया, जिससे ये लोगों को एडवांस में भारत में पता चल सके कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था में कोई चुनौतियां, दरारें हैं और किसी संकट की संभावना है। आपको याद होगा, अगर आप पीछे जाकर थोड़े तार जोड़ने की कोशिश करें, कि रिजर्व बैंक ने भी हाल में ही बैंकों की बार बैठक की, उन्हें लोन्स को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, उनकी वित्तीय सुरक्षा को लेकर उन्हें नए तरीके के निर्देश दिए, जिसमें यह भी कहा गया कि जो सुरक्षा के नियम है वो पर्याप्त हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें इससे अतिरिक्त सुरक्षा करनी चाहिए। सरकार के भीतर इस बात को लेकर काफ़ी हलचल है कि बैंकिंग और वित्तीय उद्योग में तरह तरीके के दबाव बन रहे हैं मौजूदा परिस्थिति में और उन्हें देखते हुए इस काउंसिल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आगे आकर अपने ऐसा एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे पता चल सके कि वित्तीय ढांचे में किस तरीके के संकट हैं। नसीहत अमेरिका से ली गई है, जहां अब हमें दिख रहा है कि मझोले बैंकों में एक बड़ी संख्या मझोले बैंकों की संकट में फंसती दिख रही है। अब बात करते हैं स्विगी की। अमेरिका का एक फंड मैनेजर है इन्वेस्को। इन्वेस्को ने फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी की मार्केट वैल्यू में बड़ी कटौती की है। इन्वेस्को ने स्विगी में करीब $70 करोड़ का निवेश किया हुआ है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जो पूरा एक फंड मैनेजर्स का समूह है, उसकी जो नेतृत्व करता है वो यही फंड करता है। अमेरिकी शेयर बाजार में उसने जानकारी दी। उसने बताया कि इस साल जनवरी तक वह स्विगी की कुल मार्केट वैल्यू $5.5 करोड़
अरब डॉलर आंक रहा है। ऐसा क्यों किया गया सर? स्विगी के वैल्यूएशन में इतनी कटौती क्यों हुई और वैल्यूएशन इतनी कट गई कि उस जोमेटो से भी छोटी हो गई स्विगी? शुभम, दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ये स्विगी की वैल्यूएशन में कटौती हुई। अप्रैल में भी इन्वेस्को ने इसको 10.2 बिलियन डॉलर से घटाकर 8.2 बिलियन डॉलर किया था और इसमें एक बार और कटौती की गई। भारत के स्टार्टअप स्पेस में जो उथल पुथल मची है उसमें स्विगी को लेकर काफ़ी सवाल और काफ़ी चर्चाएं थी। अब स्विगी का वैल्यूएशन कट होने के बाद स्विगी, जैसा आपको शुभम ने बताया, कि अब जोमेटो से भी छोटी कंपनी हो गई, जो स्विगी के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्विगी के घाटे भी हैं, रेवेन्यूज़ नहीं है। स्विगी जो ताज़ा एनालिसिस है उसमें स्विगी का जो घाटा था वो इस साल की पहली तिमाही में बढ़कर करीब 2.2 गुना बढ़ के 3,629 करोड़ रुपए पहुंच गया था। ये एक प्रमुख वजह हो सकती है जिसके कारण स्विगी के वैल्यूएशन में कमी हुई है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि स्विगी का वैल्यूएशन ऐसे समय पर कम हुआ है जब कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। पिछले 2 साल से कंपनी के आईपीओ की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि अगले साल कंपनी अपने स्टार्टअप को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। ऐसी स्थिति में वैल्यूएशन घटने से कंपनी के भविष्य में आईपीओ लाने की संभावनाओं पर असर होगा। अब चीन की बात करते हैं। चीन से जुड़ी 2 खबरें हैं, एक भारत के संदर्भ में, एक चीन के अपने संदर्भ में। वहां पर कुछ आंकड़े आए व्यापार के। अप्रैल के दौरान चीन के विदेश व्यापार की ग्रोथ सुस्त पड़ी है। एक्सपोर्ट में हल्की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इंपोर्ट में 7.9% की भारी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट में हल्की ग्रोथ की वजह अप्रैल 2022 के दौरान चीन में लगे लॉकडाउन को बताया जा रहा है। पिछले साल चीन में लॉकडाउन की वजह से चीन का निर्यात बुरी तरह टूटा था। अप्रैल के दौरान चीन से 295 अरब डॉलर का निर्यात हुआ और आयात 205 अरब डॉलर का दर्ज किया गया। इस बीच खबर भारत से ये है कि चीन से आने वाले सामानों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। सर, पहला सवाल, चीन के आए आंकड़ों पर निर्यात के आंकड़े क्या बता रहे हैं? चीन के आंकड़े जो पहली तिमाही में विकास दर के आंकड़े आए थे उससे ज़्यादा खराब हैं और इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर अब और ज़्यादा अनिश्चितता बनती दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सर्विसेज की डिमांड तो अच्छी, पर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में गिरावट दिखाई दे रही है। और चूँकि निर्यात और आयात चीन की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होता है, यही वो नब्ज़ है जिस पर उंगली रखकर जाना जा सकता है कि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावना है कि नहीं है। उस मोर्चे पर हमें गिरावट आती दिखाई दे रही। चीन का इंपोर्ट भी गिरा है और एक्सपोर्ट में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। ग्लोबल ट्रेड को लेकर चीन का निर्यात अपने आप में एक संकेत, एक इंडिकेटर होता है और इसलिए कच्चे तेल के उत्पादक हों या कमोडिटीज़ के मार्केट हों, उन्हें बार बार चीन को लेकर अपने आकलनों में बदलाव करना पड़ रहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हमें दिखती है कि चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ संकेत अब मिलने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सर्विसेज सेक्टर में तेज ग्रोथ दिखाई दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बुरी तरह गिरी हुई है। ठीक लगभग वैसी स्थिति में ताजे आंकड़ों में दिखाई दी है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सर्विसेज का कंजम्पशन तो बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियों के उत्पादन में कमी आई है। सर, भारत में कैसी सख्ती देखने को मिलेगी चीन से आए हुए आयात पर? भारत सरकार लगातार इस कोशिश में है कि चीन से आने वाले सस्ते आयात को रोका जाए और उसे रोकने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी और ताज़ी कोशिश जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है वो क्वालिटी के आधार पर है। केंद्र सरकार ने, जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से केंद्र सरकार ने करीब 115 क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं जो चीन से आने वाले सस्ते सामानों को लेकर हैं और इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सस्ता सामान, खराब क्वालिटी का सामान भारत में ना आए। परोक्ष रूप से कोशिश इस बात की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ब्राउन गुड्स आ रहे हैं, सस्ते सामान आ रहे हैं जिनके कारण भारतीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है, वो थोड़े कम हो सकें। तो चीन से आने वाले कई सारे सामानों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है क्वालिटी के मामले में और उसका असर भारतीय बाजार में हमें उन उत्पादों की कीमतों पर दिखाई देगा। चीन से जो सबसे बड़ा भारत में आयात होता है उसमें करीब 30% इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल और इलेक्ट्रिकल सामानों का है। यही वो बड़ा हिस्सा है जहां से क्वालिटी के इश्यूज आते हैं और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मशीनरी के इंपोर्ट का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर गो फर्स्ट एयरलाइंस से। कर्ज के संकट में फंसी गो एयर फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दे दी है। डीजीसीए ने एयरलाइंस से पूछा है कि उसका लाइसेंस रद्द नहीं करने की वजह बताएं कि क्यों ना उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इससे पहले डीजीसीए ने टिकट बेचने पर एयरलाइंस को रोक दिया था। कई ट्रैवल एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर भी गो फर्स्ट के खिलाफ एनसीएलटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी का गो फर्स्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। सर, क्या गो फर्स्ट का लाइसेंस रद्द होने के करीब पहुंच गया है?
कल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी गोफस्ट के भविष्य को लेकर भारत के उड्डयन मंत्रालय में। डीजीसीए की तरफ से काफ़ी सख्ती दिखाई गई इस मामले पर। जैसा हमने कल अपनी चर्चाओं में कहा था कि गोफस्ट एयरलाइंस धीमे धीमे डूबने की तरफ बढ़ रही है, खिसक रही है और उसे उबरने में भी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। इसलिए एनसीएलटी में चल रही कार्रवाई, जहां गोफस्ट पूरी पेशबंदी में है कि उसे किसी तरह से एनसीएलटी से एक मॉरिटोरियम मिल जाए जिससे कि उसकी मौजूदा एसेट्स, लाइसेंसेज हैं वो बचाए जा सके, उसकी उम्मीद बनती नहीं दिखाई दे रही। डीजीसीए ने गोफस्ट को लाइसेंस कैंसिल करने की या रद्द करने की चेतावनी दी है। लाइसेंस रद्द होने की परिस्थिति है कि अगर कोई कंपनी लंबे समय तक अपने जहाज नहीं उड़ा पा रही है तो सबसे पहले उसकी बुकिंग बंद होती है। बुकिंग बंद होने के बाद उसके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर गोफस्ट का फ्लाइंग लाइसेंस या गोफस्ट को मिला हुआ लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है तो तत्काल गोफस्ट को मिलने वाले पार्किंग लॉट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एयरपोर्ट्स पे मिलती हैं, चेक इन काउंटर, वो भी बंद हो जाएंगे। डीजीसीए की तरफ से इस दबाव बनाने की दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि डीजीसीए पर एयरक्राफ्ट देने वाली जो कंपनियां हैं, जो गोफस्ट को एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां हैं, वो दबाव बना रही हैं कि गोफस्ट को दिए गए एयरक्राफ्ट्स की को डी रजिस्टर किया जाए, यानी उन्हें कंपनी के इस्तेमाल से बाहर किया जाए, क्योंकि अब कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अगला सवाल सर मेरा उन्हीं कंपनियों पे था जो लेजर हैं, जो कंपनी को जहाज देती हैं, क्या पेशबंदी कर रही है वो नई? 10 और जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए डीजीसीए से अपील की गई है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि एक कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, जिस बिजनेस में एक एयरलाइंस को हर महीने जो लीज पर लिए गए जहाज हैं उनका किराया चुकाना पड़ता है, और अगर 10 दिन 15 दिन तक कोई एयरलाइंस पूरी तरह उसका पूरा फ्लीट ग्राउंड हो जाए तो जो जहाज किराए पर देने वाली कंपनी है उन्हें पता है कि अब कंपनी किसी भी स्थिति में उनके किराए का भुगतान नहीं कर सकती, और चूंकि कंपनी बैंकरप्ट है, पैसा नहीं है, इसलिए किराए का भुगतान होने में और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो लीज देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने एनसीएलटी से भी और डीजीसीए से भी ये कहा है कि टोटल सारे 36 जहाज़ों की लीज कैंसिल कर दी जाए और उन्हें डी रजिस्टर कर दिया जाए। और यही वो क्रंच मूवमेंट है, यही वो सबसे महत्वपूर्ण वजह है जहां से गोएयर की या गोफस्ट की का भविष्य निर्धारित होगा। क्योंकि अगर इनके दबाव पर, चूंकि इनके जहाज गोफस्ट ने ले रखे हैं, अगर इनके दबाव पर जहाज डी रजिस्टर होते हैं, इनका इस्तेमाल रुकता है, तो फिर गोफस्ट के लिए वापस उड़ान भरना मुश्किल होगा। सर इन लेजर्स के अलावा अगर मान लीजिए ये हवा जहाज देने वाली कंपनियों को छोड़ भी दें तो जो बाकी बकायेदार हैं, बाकी बकायेदारियां हैं, वो कैसे पूरी होंगी, उनका क्या होगा? शुभम, 4 तरीके के बकायेदारों का समूह गोफस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। एक बैंकर्स हैं जो शायद एनसीएलटी के आने के फैसले का इंतजार करेंगे। दूसरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं जिनमें कि तेल देने वाली कंपनियां, कैटरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनियां, ग्राउंड मेंटेनेंस देने वाली कंपनियां, ये कब तक इंतजार करेंगी पता नहीं। इसके अलावा 3 और बेहद महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर होते हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में, उनका दबाव गोफस्ट पर ज़्यादा है। एजेंट्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जिनका काफ़ी बड़ी देनदारी है गोफस्ट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ बुकिंग करती हैं एजेंट्स के जरिए और एजेंट्स का पैसा बकाया है गोफस्ट के ऊपर जो उन्हें गोफस्ट ने नहीं दिया है। और ऐसी समस्या हमने जेट एयरवेज के साथ देखी थी। दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वो कर्मचारियों का है। कर्मचारियों की बकायेदारी, उनके बकाये पर भी गोफस्ट ने भी कुछ नहीं कहा। गोफस्ट ने यह कहा है कि कंपनियां नहीं छोड़नी चाहिए, नोटिस पीरियड का सम्मान करना चाहिए, कंपनी उनके पैसे की वापसी करेगी। दूसरा ये बड़ा हिस्सा है। और तीसरे जो बड़ा हिस्सा है वो अन्य क्रेडिटर्स का भी है, छोटे क्रेडिटर्स का भी है, जिनके बारे में भी कोई निस्तारण नहीं हो रहा। इसमें जो चीज़ स्पष्ट होकर नहीं आ रही है कि एनसीएलटी ने अभी तक इस पर फैसला नहीं सुनाया है, जबकि एनसीएलटी में पिछले हफ्ते सुनवाई हो चुकी है इस पूरे मामले पर। सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर हैं कि एनसीएलटी क्या फैसला देती है। गोफस्ट पूरी कोशिश कर रही है कि एनसीएलटी से उसे एक किस्म का मॉरिटोरियम, एक किस्म का स्टे मिल जाए, तो ये तत्काल बनने वाले जितने दबाव हैं इन्हें रोका जा सकेगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो भारत का रेगुलेटर है डीजीसीए, वो गोफस्ट के एयरलाइंस को लेकर लाइसेंस कैंसिल कर देता है, और अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो फिर एनसीएलटी से मिलने वाले मॉरिटोरियम का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। एनसीएलटी ने एक और एयरलाइन स्पाइस जेट को भी नोटिस दिया है। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनी एयर कैसल ने एनसीएलटी से कहा है कि स्पाइस जेट ने उसका पेमेंट डिफॉल्ट किया है और इस वजह से एनसीएलटी ने स्पाइस जेट को नोटिस दिया है। सर ये किस संकट में फंसती दिख रही है स्पाइस जेट? इस बात की संभावना थी शुभम की जैसे गोफस्ट को जो बिजनेस में लॉस हो रहा है और गोफस्ट की एयरलाइंस बाजार में बंद हुई हैं, इसका फ़ायदा स्पाइस जेट को मिलेगा। पर स्पाइस जेट की वित्तीय समस्या पहले से चल रही। पिछले 2 साल से स्पाइस जेट तरह तरीके की प्रबंधन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फंड्स की समस्याओं के कारण परेशान है। पर यह खबर थोड़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। एयर कैसल ने कहा है कि एनसीएलटी ने उसके पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है। ये भी वैसी ही कंपनी है जो
किराया जो एयरक्राफ्ट किराए पर देती है। और इस डिफ़ॉल्ट के बाद हालांकि स्पाइसजेट का कहना है कि सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन एनसीएलटी में एक कंपनी स्पाइसजेट के खिलाफ डिफ़ॉल्ट होने का मामला लेकर पहुंच गई है और वहां पहले ही एक एयरलाइंस अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुकी है। ये डिफ़ॉल्ट होने का अपने तरीके का पहला मामला है शायद जो स्पाइसजेट के खिलाफ गया है। और ये घटनाक्रम फिर बाज़ार में और भी ज़्यादा उथल पुथल मचाएगा एविएशन बाज़ार में, जहाँ वैसे भी ग्राहकों के लिए यात्रा करने वालों के लिए विकल्प बेहद सीमित हैं। भारत में 2 ही 3 एयरलाइंस हैं और अगर ये एक बड़ी एयरलाइन संकट में है, दूसरी बड़ी एयरलाइंस मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस बाहर हो गया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अनाज सप्लाई के लिए जहाज़ों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। यूक्रेन ने बताया कि रूस की समुद्री सीमा में अनाज सप्लाई की अनुमति के लिए 62 जहाज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रूस ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। सर, इसका क्या असर होगा? करीब 90 जहाज़ों की सूचना थी कि 90 जहाज यूक्रेन के तट पर ब्लैक सी के जरिए अनाज ले जाने के लिए खड़े थे। पिछले 2 महीने से टर्की की मध्यस्थता के बाद रूस और यूनाइटेड नेशंस और अन्य देशों के बीच एक खींचतान चल रही थी कि क्या जो अनाज की डील हुई थी पिछले साल युद्ध के बीचों बीच में, उसे जारी रखा जाएगा कि नहीं। इस अनाज डील का मतलब ये था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलता भी रहे, फिर भी रूस और यूक्रेन का अनाज ब्लैक सी के कुछ बंदरगाहों के जरिए जाता रहेगा और इस अनाज के सबसे बड़े ग्राहक अफ्रीका और अरब देश हैं। इन देशों को अनाज की सप्लाई होती रहेगी। आपको याद होगा पिछले साल अचानक युद्ध छिड़ने के बाद ब्लैक सी के पोर्ट बंद कर दिए गए थे, लेकिन इन्हें दोबारा इस डील के बाद खोला गया था। लेकिन अब जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, उसमें जो सूचना है उस हिसाब से फ़िलहाल ये ब्लैक सी से जो अनाज की सप्लाई की डील है ये आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। करीब 30 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास का फूड स्टफ और ग्रेन यहाँ से इंपोर्ट किया जाना है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी जो अनाज बांटने का कार्यक्रम अफगानिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, यमन जैसे गरीब और भुखमरी के शिकार देशों में बांटा जाता है, उसे भी इस डील से फ़ायदा होना था। रूस की शर्त यह है कि यूरोप और अमेरिका अपने प्रतिबंधों में ढील दें, नए प्रतिबंध ना लगाएं। उसी स्थिति में रूस इस डील पर को आगे बढ़ाएगा। रूस में आज विक्ट्री डे की परेड चल रही है। शायद युद्ध के बाद दोबारा राष्ट्रपति पुतिन इस डील पर ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल ये डील रद्द होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की और गेहूं के साथ कई सारे खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने की संभावना फिर दिखाई दे रही है। और अगले 2-3 दिन में अगर इस पर कोई फैसला नहीं होता तो अगला हफ्ता पूरी दुनिया के बाजारों में गेहूं की तेजी लेकर आ सकता है। अमेरिका में 31.4 लाख करोड़ डॉलर की ऋण सीमा पर खींचतान मची हुई है। समय सीमा बिल्कुल करीब आ गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और कांग्रेस के शीर्ष रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच इस हफ्ते बैठक होने वाली है। अगर इस ऋण सीमा पर मंजूरी नहीं मिली तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट कर सकती है। खर्च चलाने के लिए अमेरिकी सरकार को 31.4 लाख करोड़ डॉलर की ज़रूरत है। सर, क्या अपडेट है? किस तरीके की कोशिश चल रही है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हर 2 साल बाद एक परिस्थिति ऐसी आती है जब अमेरिका की सरकार एक सीमा से अधिक कर्ज ले लेती है और उस कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए उसे वहाँ के संसद के दोनों सदनों, सीनेट और हाउस से मंजूरी लेनी पड़ती है। उस मंजूरी के बाद ही अमेरिका की सरकार कर्ज ले सकती है। हमने इस तरीके की परिस्थिति अमेरिका में हाल फिलहाल के वर्षों में बार बार देखी है, पर इस बार थोड़ी स्थितियाँ ज़्यादा कठिन और पेचीदा हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन सांसदों के साथ और रिपब्लिकन नेताओं के साथ इस पर बैठक शुरू की है। रिपब्लिकन्स सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी तो देंगे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि वे इस पर कई तमाम शर्तें लगाएंगे और वो शर्तें ऐसी होंगी जिसमें सरकार को अपना खर्च कम करना पड़ेगा, हेल्थ केयर पर, तमाम तरीके के भत्तों पर और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर। जो बाइडेन के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बाइडेन के पूरे कार्यक्रमों का आधार ही वो खर्च है जो नए कार्यक्रम लेकर आए, और यहीं आकर ये पूरी बात फंस गई है। इस बात की संभावना कम ही है कि यूएस डिफॉल्ट करेगा, लेकिन जो राजनीतिक खींचतान है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन को कहीं ना कहीं खर्चों में कटौती पर राजी होना पड़ सकता है रिपब्लिक को तैयार कराने के लिए इस फैसले पर। अमेरिका में की एक व्यवस्था है कि अमेरिका में चाहे जो भी सरकार हो, पर अमेरिका का कर्ज, सरकार का कर्ज बढ़ते 30 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, चाहे किसी भी सरकार के भीतर हो। अब ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर अब दुनिया के बाजारों की निगाहें रहेंगी। आपको याद होगा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने इस पूरे मामले से अपने को पहले से अलग कर लिया और उन्होंने कहा था कि इस मामले में सरकार की कोई मदद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट।
इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री 2.5 गुना बढ़कर 4,000 घरों पर पहुंच गई है। 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के घरों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को लग्जरी श्रेणी में डाला जाता है। सीआरबीई के मुताबिक एक रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि 7 प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाओं वाले बड़े अपार्टमेंट की भारी मांग है। एक साल पहले इसी अवधि में महंगे घरों की जो घर बिके थे वो 1600 बिके थे। दिल्ली एनसीआर में महंगे मकानों की बिक्री मार्च तिमाही में 3 गुना होकर बढ़कर 900 घर पहुंच गई है। एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 600 इकाइयों का था। रूस से कच्चा तेल खरीदने के एवज में जो पेमेंट रुपए में हुई है उसका बड़ा हिस्सा भारतीय बैंकों में जमा है और रिपोर्ट ये बता रही है कि डेट मार्केट के हवाले से भारतीय बैंक उस पैसों का इस्तेमाल ट्रेजरी बिल जैसी सरकारी सिक्योरिटीज़ में कर रहे हैं। भारत के साथ रुपए में व्यापार सेटल करने के लिए रूस पहले ही रोक लगा चुका है और रूस का कहना है कि पेमेंट के तौर पर लिए गए भारतीय रुपए को किसी अन्य करेंसी में बदलने की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी खबर लिथियम के रिजर्व से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। ये भंडार इतना बड़ा है कि देश की 80% डिमांड यहाँ से पूरी हो सकती है। नागौर जिले की डेकाना नगर पालिका में लिथियम के पर्याप्त भंडार की पहचान की गई है। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में होता है। अभी भारत आयात के जरिए लिथियम की मांग को पूरा कर रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा काफ़ी मात्रा में खर्च हो रही है। अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 13 करोड़ डॉलर के कर्ज को समय से पहले चुकाने की घोषणा की है। अदानी पोर्ट ने पिछले महीने 2024 में मैच्योर होने वाले 13 करोड़ डॉलर मूल्य के बॉन्ड जारी किए थे। इनका कूपन रेट 3.375% है। कर्ज को समय से पहले चुकाकर अदानी समूह निवेशकों का भरोसा जीतना चाहता है। जनवरी से अब तक अदानी ग्रुप की तरफ से 7 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू में 114 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दोनों खबरें, दो झटपट में दो खबरें महत्वपूर्ण है। पहली खबर लग्जरी हाउसिंग्स की सेल बढ़ने की है। पिछले साल भी हमने लग्जरी हाउसिंग की डिमांड में काफ़ी तेज बढ़ोतरी देखी थी। इस खबर की सबसे दिलचस्प और नई जानकारी ये है कि हैदराबाद एक बड़ा सेंटर बनकर उभरा है तेलंगाना का, जहां लग्जरी हाउसेस की डिमांड में 4-4.5 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों की मांग में और बिक्री में 800% का इजाफा हुआ है और ये एक उभरता हुआ संकेत है तेलंगाना में लग्जरी हाउसिंग का। बैंगलोर में भी लग्जरी हाउसेस की मकान की डिमांड बढ़ी है और दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी है। राजस्थान में लिथियम का भंडार मिलना एक और दूसरी महत्वपूर्ण खबर है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था, उसके बाद ये दूसरा भंडार है। अब लिथियम को लेकर भारत में भी उस तरीके की बहसें शुरू हो रही हैं जो पूरी दुनिया में की जाती हैं। लिथियम आमतौर पर ये माना जाता है कि लिथियम रेयर मटेरियल है, पर अगर कुछ देशों को छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों में लिथियम की प्राप्ति कई जगह होती है, हर जगह उपलब्ध है, पर लिथियम की उपलब्धता अलग अलग तरीके से है। लिथियम को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर के देश अब फेस कर रहे हैं और जो भारत भी फेस करेगा वो लिथियम के खनन को लेकर है, क्योंकि लिथियम के उत्पादन में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए करीब करीब 2.2 मिलियन टन पानी वेस्ट करना पड़ता है, तब लिथियम प्राप्त होता है। राजस्थान के इस इलाके से लिथियम मिलने की खबर तो अच्छी है, पर पर्यावरण संबंधी चुनौतियां इसके सामने खड़ी होंगी। भारत सरकार ने लिथियम के दोनों रिजर्व्स को लेकर अभी पर्यावरण संबंधी कोई नीति नहीं बनाई है, पर यह खबर सुनने में आई थी कि थोड़े समय पहले कि सरकार जम्मू कश्मीर की माइन में काम शुरू करना चाहती है और उसे निजी क्षेत्र को आवंटित कर सकती है लिथियम की खुदाई के लिए। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम को 7 बजे। उससे पहले 2 बार आपको जुड़ना है हेलो मनी 9 में। 1 से 2 के दौरान आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। 9311211874 ये नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और शाम को 4 से 4:30 के बीच कल हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पर। प्रवीण वाजपेयी जी हमारे साथ होंगी जो आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देंगी। म्यूचुअल फंड में कहाँ कमाई के मौके बन रहे हैं, कैसे पोर्टफोलियो में नए सिप शामिल करें, लमसम डालना ज़्यादा बेटर है या सिप के जरिए जाना बेटर है, बाजार के मौजूदा माहौल में कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं कल आप जुड़िए 4 से 4:30 के बीच। ये हो गया मनी सेंट्रल। अब तैयारी है कॉर्पोरेट सेंट्रल की। कुछ ही देर में देखिए कॉर्पोरेट सेंट्रल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।